नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। अंकिता भंडारी हत्याकांड वीआईपी प्रकरण में हरिद्वार पुलिस एक्ट्रेस उर्मिला सनावर से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई है और बृहस्पतिवार को पुलिस के एसओजी ऑफिस में एसआईटी ने उर्मिला सनावर से उनकी और सुरेश राठौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में कुछ सवाल किए। इस लंबी चली पुलिस की पूछताछ के बाद देर शाम बाहर निकली उर्मिला से मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस के सभी सवालों का जवाब दिया है और कई अहम सबूत भी सौंपे हैं। बुधवार को उर्मिला सनावर से देहरादून में एसआईटी पूछताछ की गई थी। गौरतलब है कि ऑडियो वायरल मामले में हरिद्वार के बहादुराबाद थाने में उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अरे कहाँ देख सकते हैं यहाँ से उर्मिला सनावर जो है अब वापस जाती हुई आपको नजर आ रही है। कई घंटों तक एसआईटी के द्वारा पूछताछ की गई है और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं। जो सब चीजें हैं और हाँ सब दिए पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने एसआईटी को दिए हैं? वो देखिए बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थे, दुष्यंत कुमार गौतम, तो वो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही जी। 2 दिन से सोशल मीडिया पर आपके तेवर थोड़े से बदल गए थे, तो लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं। देखिए लोग, हाँ, मैं बताती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि कल हमें पता कि किस तरह से हमने कल भी हम कई घंटे एसआईटी जांच में रहे और हमें बहुत ज्यादा बुखार था, वॉमिटिंग्स लग रही थी, लेकिन लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि बिक गई है, किसी सत्ता के हाथों बिक गई है। अगर हमें बिकना होता तो आप बताइए ना। हमने वो भी बताया कि किस तरह से हमारे ऊपर हत्याओं के षड्यंत्र हुए। जैसे हम सबसे पहला लाइव गए थे, उसके बाद भी हमारे घर पुलिस की गाड़ियां भर के गई है रात को 1:30 बजे, फिर उससे अगले दिन भी गई हैं। और किस तरह से हम बचते बचाते हम 29 दिसंबर को हम वहाँ से भागे हैं, शूटिंग से अपने भागे हैं। हरिद्वार जिले से एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां प्रशासन और मासूम बचपन के बीच आत्मीय संवाद देखने को मिला। धर्मनगरी हरिद्वार में ही नहीं बल्कि पूरे समूचे देश में ठंड पड़ रही है। ठंड के मौसम में बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बच्चों को गर्म जैकेट वितरित की है। ये सिर्फ जैकेट वितरण नहीं था, बल्कि संवेदनशील प्रशासन की एक सुंदर झलक थी। इस अवसर पर बच्चों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का तिलक लगाकर भव्य तरीके से स्वागत किया। मासूम हाथों से लगाया गया तिलक और बच्चों की खिलखिलाती हंसी ने माहौल को बेहद ही ज्यादा भावुक बना दिया। इस दौरान बच्चों ने अपनी अपनी छोटी छोटी इच्छाएं और सपने जिलाधिकारी के सामने रखे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने न केवल बच्चों की बातों को ध्यान से सुना है, बल्कि अपने जीवन के अनुभव भी उनके साथ साझा किए। बच्चे देश का भविष्य है, इनके सपनों को साकार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बच्चों के बीच बैठकर उनसे संवाद करके जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का यह रूप हर किसी को प्रेरित कर गया।
अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी के सामने पेश हुई। देहरादून से पुलिस टीम उन्हें हरिद्वार लेकर पहुंची है, जहां करीब 6 घंटे तक उनसे गहन पूछताछ की गई है। लंबी पूछताछ के बाद मीडिया के सामने आई उर्मिला ने कहा कि उन्होंने जांच टीम के सभी सवालों के स्पष्ट उत्तर दिए हैं और अपने पास मौजूद हर जानकारी एसआईटी को सौंप दी है। उर्मिला सनावर ने कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग मामले से जुड़ी पूरी जानकारी भी एसआईटी के उन्होंने हवाले कर दी है। वहीं पूर्व विधायक सुरेश राठौर और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम के संबंध में उर्मिला ने बड़ा बयान देते हुए उन्हें लंगोटिया यार बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों के पास कई अहम जानकारियां हैं जो जांच में मददगार साबित हो सकती हैं। उर्मिला ने यह भी कहा कि जल्द अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात करेंगी और न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ है। इसी बीच हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उर्मिला सनावर आज एसआईटी के समक्ष पेश हुई और उनसे मामले में से जुड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा और सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि उर्मिला ने जांच में पूरा सहयोग किया है। उनका मोबाइल फोन सीज करने की प्रक्रिया कल न्यायालय के माध्यम से पूरी की जाएगी। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि एसआईटी हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। आज उर्मिला सनावर एसआईटी के समक्ष उपस्थित हुई थी और 4-5 घंटे की एक जांच जो इनसे पूछताछ की गई थी उसमें एसआईटी के जो प्रश्न थे उनके जवाब इनके द्वारा दिए गए हैं और कुछ अभी क्योंकि फ़ोन के सीजर वगैरह की कार्रवाई भी लंबित है, उसको मैं आशा करता हूं कि कल न्यायालय के समक्ष इनके द्वारा वो कार्रवाई भी पूर्ण कराई जाएगी और विवेचना में जो अपेक्षित सहयोग है इनके द्वारा आज दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इनके द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। क्या बात हुई? देखिए, जितनी भी समस्त जो भी पूछताछ हुई, जो एसआईटी ने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने पूरे हर तरह के मैंने सारे जवाब दिए हैं, ठीक है ना। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं। जो सब चीजें हैं और हाँ सब दिए पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता कि बातचीत चली है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने एसआईटी को दिए हैं? वो देखिए बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थे, दुष्यंत कुमार गौतम, तो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही। रणनीति क्या रहेगी? पूछताछ हुई है, यहाँ भी हुई है पूछताछ जी। अंकिता भंडारी मामले में आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे सबने बहुत यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता, उसमें झुटला भी नहीं सकता, क्योंकि सारे कैमरे जितने भी चल रहे थे हमारे ऊपर 4-5 कैमरे थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। सिर्फ एक डिवाइस है जो मोबाइल है, वो डिवाइस हमें मेरे ख्याल से कल हम कोर्ट में जमा करा देंगे। अंकिता को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में अंत तक आप खड़ी जाएंगी क्या? अंकिता के मैं मतलब जहां तक भी मैं जाऊंगी मैं साथ खड़ी हूँ, अंकिता के घर वालों के साथ खड़ी हूँ और उत्तराखंड के जो भी समस्त जनता उसके साथ खड़ी, क्योंकि अंकिता हमारी बेटी नहीं है, तो पूरे देश की बेटी थी। खाली जी 2 दिन से सोशल मीडिया पर आपके तेवर थोड़े से बदल गए थे, तो लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं। देखिए लोग, हाँ, मैं बताती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि कल हमें पता कि किस तरह से कल भी हम कई घंटे एसआईटी जांच में रहे और हमें बहुत ज्यादा बुखार था, वॉमिटिंग्स लग रही थी, लेकिन लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि बिक गई है, किसी सत्ता के हाथों बिक गई है। अगर हमें बिकना होता तो आप बताइए ना। हमने वो भी बताया कि किस तरह से हमारे ऊपर हत्याओं के षड्यंत्र हुए। जैसे हम सबसे पहला लाइव गए थे, उसके बाद भी हमारे घर पुलिस की गाड़ियां भर के गई है, रात को 1:30 बजे, फिर उससे अगले दिन भी गई है। और किस तरह से हम बचते बचाते हम 29 दिसंबर को हम वहां से भागे हैं, शूटिंग से अपने भागे हैं। और शूटिंग से भागने के बाद हम किस तरह से, हमने ये भी बताया, हम गुरुद्वारे में रहे, किस तरह से हम रैन बसेरे में रहे, हम मोदी जी के, वो हमारा ईश्वर जानता है कि हमने नया साल इस समय हमने सड़कों पे बिताया है। दर्शन भारती को लेकर आए आपको, देहरादून में आप रहे, अब सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शन भारती जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कल सारा दिन एसआईटी जांच में थी। जैसे आज आपको मैं सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अंकिता भंडारी की ये जो आवाज उठा रहे हैं ना, खाली उसी की आवाज नहीं उठा रहे आप, मतलब मेरे ख्याल से पूरे
देश की बेटी की आवाज उठा रहे हैं। अगर इसी तरह से आवाज उठाएंगे तो कभी इस तरह से किसी का हत्या बयान बदलने वाले तो नहीं है, जो आपका तेवर था वही जो रहेगा या? मेरे तेवर आप में 5 कैमरों के बीच में मैं अपने पूरे के पूरे 7-8 घंटे आपको पता आप लोग बाहर वेट कर रहे थे तो लगातार सारे कैमरे चल रहे थे तो वो पूरे उत्तराखंड को आपसे उम्मीद है और मिला पूरे उत्तराखंड को उम्मीद है, मैं उनके उम्मीद पे खरा उतरूंगी और मैं जो बेटी है, जो अंकिता भंडारी जो बेटी है, उसे न्याय जरूर दिला के रहूंगी। लेकिन हाँ, कल की जो वीडियो है ना, लोगों ने बोला कि तेवर बदल गए, शायद बिक गई मुख्यमंत्री के हाथ, त्रिवेंद्र सिंह के हाथ या कांग्रेस के हाथ, ये इस तरह की मिथ्या हमारे ऊपर आरोप न लगाए और हम किसी सत्ता पार्टी से नहीं है, वो बात की बात है। उर्मिला जी, कई बार कहा जा रहा है कि अचानक से आप गायब थी, एकदम से अचानक से आ गई हैं सामने, देखिए बेकार की बात है, हमारे पास इतने सारे सबूतों को छुपा के रखना। मिर्जापुर में देहात कोतवाली क्षेत्र के समोगरा चौक के पास घने कोहरे के चलते एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। आपको बता दें, कम दृश्यता के कारण आगे चल रही एक ट्रक से पीछे से आ रही हाईवा वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और वाहन के केबिन में स्टीयरिंग के दबाव में फंसकर अचेत हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय क्षेत्र में कोहरा इतना घना था कि सड़क पर सामने का दृश्य स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार में चल रही हाईवा चालक को आगे चल रही ट्रक का सही समय पर अंदाजा नहीं हो सका, जिससे टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घटनास्थल पर दौड़ पड़े और साथ ही हादसे की सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस और करणपुर पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एम्बुलेंस सेवा को बुलाया गया। हाईवा का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण चालक को बाहर निकालना मुश्किल हो गया, जिसके चलते कटर मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू कार्य के दौरान घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे मिर्जापुर प्रमुख मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। ट्रक मालिक ने आरोप लगाया कि वाहन की लाइट खराब हो जाने पर मैकेनिक को फोन किया गया था। रात में ही बाइकों से आए 2 पुलिस के जवानों ने ड्राइवर से चाबी ले लिया। सुबह डायल 112 नंबर को फोन किया। उनके करीब 1 घंटे बाद हादसा हो गया। मैं दुबेपुर बसारी पोस्ट भरपूरा थाना पड़ेरी का रहने वाला हूँ। मेरी गाड़ी आ रही थी जो कि लाइट ख़राब हो गई। रात में ड्राइवर रोड पर खड़ा था। सुबह से हमको फ़ोन किया कि हमारी चाबी 100 नंबर वाले ले गए। तो हम 112 नंबर पर फ़ोन किए, मैडम उठाई। हम बोले कि मैडम से कि देखिए मैडम चाबी दिलवा दीजिए, नहीं कुछ भी वहाँ हादसा हो जाएगा। और उसके बाद वहाँ 100 नंबर वाले पहुँचे, 112 नंबर वाले, और बोले कि यहाँ चाबी कोई नहीं लिया है। लेकिन ड्राइवर हमारा बोल रहा है कि मोटरसाइकिल वाले 100 नंबर वाले चाबी हमारा ले गए रात में। और अगर ये चाबी मिल गई होती तो गाड़ी साइड हो गई होती, दिन हो गया। अच्छा, ड्राइवर का पता है कहाँ है? ड्राइवर यहाँ कोई मोबाइल से फ़ोन किया था, उसका मोबाइल भी चोरी हो गया। अच्छा, ये ड्राइवर के द्वारा बताया गया है? चाबी ड्राइवर के द्वारा हमको पता चला था। हम 112 नंबर पर फ़ोन किए, सूचना दिए पुलिस। कितने बजे दिए थे? हम 8:19 पर 112 नंबर को फ़ोन किए। हादसा कब हुआ है? हादसा हुआ है शायद 9 बजे के बाद। हाँ 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद हुआ है। अच्छा, किस कारण चाबी का कारण क्या था? चाबी किसे ले गए? अब कारण अब तो ड्राइवर बताएगा किस कारण ले गए चाबी। हम समझे थे 9-10 मिनट हो रहा है। ड्राइवर बताएगा भैया किस कारण से चाबी ले गए और किस कारण से क्या हुआ। अब तो हम तो जो ड्राइवर बताया वो हम आपको बता रहे हैं। बहराइच में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले रणवीर प्रसाद ने जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी व मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र के साथ महर्षि बालिका चिकित्सालय पहुंचकर कार्यदायी संस्था CNDS द्वारा निर्माणाधीन 50 बेडेड क्रिटिकल केयर यूनिट का भी निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए हैं। इसके उपरांत श्री प्रसाद ने निर्माणाधीन 60 बेडेड ऑर्थो वार्ड व नर्सिंग हॉस्टल का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था UPRNN के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को निर्धारित और साथ ही मानक व गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण किया जाए।
निर्माणाधीन कार्यों के निरीक्षण के उपरांत प्रमुख सचिव श्री प्रसाद ने महर्षि बालिका चिकित्सालय की इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, आईसीयू वार्ड और हिंसक वन्यजीवों के हमलों में घायल व्यक्तियों के उपचार हेतु बनाए गए आइसोलेशन और साथ ही वार्ड व अन्य वार्डों साथ ही जैसे कि आइसोलेशन का निरीक्षण कर साफ सफाई तथा मेडिकल कॉलेज द्वारा मरीजों व एवं तीमारदारों को प्रदान किए जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं का जायजा लिया है। प्रमुख सचिव श्री प्रसाद ने प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय खत्री व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एम त्रिपाठी को निर्देश दिया कि चिकित्सालय आने वाले मरीजों को शासन द्वारा अनुमन्य सुविधा प्रदान की जाए। कॉलेज में डीएम साहब के साथ प्रिंसिपल साहब हैं, सुपरिटेंडेंट साहब हैं, सबके साथ हम लोगों ने पूरे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। तो इसमें भविष्य के लिए एक आदर्श मेडिकल कॉलेज बने, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उस पर चर्चा हुई। जो निर्माणाधीन परियोजनाएँ हैं उनका निरीक्षण किया गया और इस बात पर हम लोगों ने विचार किया है कि इसका ऐसा मास्टर प्लान बने जिसको भविष्य में क्रियान्वित करने पर ये एक आदर्श मेडिकल कॉलेज बन सके, इसको चर्चा। उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा के तहसील मंडी धनौरा के गांव झझौला चक में 10 वर्ष के बच्चे की मोबाइल पर रील देखने से मौत हो गई। बताते चले कि बच्चे का नाम मयंक था, जो कक्षा 4 में एमजेपी इंटर कॉलेज गांव कैसरा में पढ़ता था। बच्चा उस समय अपने घर पर ही मोबाइल पर रील देख रहा था। अचानक तबीयत खराब होने से परिवार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को धनौरा अस्पताल में दिखाया, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया। इसके बाद गजरौला अस्पताल में दिखाया गया। उन्होंने भी बच्चे की स्थिति देखकर बच्चे को मृत घोषित कर दिया। दिन पर दिन मोबाइल एक अभिशाप बनता जा रहा है, जिसके कारण कई बार लोगों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं और कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं दीपक कुमार आगाज टाइम से, और इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र मंडी धनौरा के गांव झुंझाला चक में। तो इतना खतरनाक मामला यहाँ सामने आया है कि जैसे लगता है कि मोबाइल आज के टाइम में एक अभिशाप बन चुका है। तो हम आए हुए हैं यहाँ पर ग्राम झुंझाला में। तो ये भैया हैं यहाँ पर, इनसे पूछते हैं कि इनका बेटा कितना बड़ा था, क्या स्थिति थी। तो मैं कहना चाहूँगा इनसे, जी क्या नाम है सर आपका? दीपक। बोल रहा है दीपक नाम है आपका जी। तो कितना बड़ा बेटा था आपका? 9 साल 6 महीने। 9 साल 6 महीने का पढ़ता था जी। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। क्या है स्कूल का नाम क्या है? एमजेपी इंटर कॉलेज कैसरा। तो क्या मतलब हुआ था, कैसे क्या हुआ? बच्चा फोन ही देख रहा था विजय में देख के। अच्छा। उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, दिमाग पर जोर पड़ा, क्या दिन पे इसकी पता नहीं चल पाया। अच्छा। हॉस्पिटल भी लेके गए। अच्छा, कहाँ लेके गए? पहले तो कैसरा दिखाया, फिर धनौरा, फिर गजरौला। अच्छा, तो वहाँ क्या डॉक्टरों ने क्या बोला? डॉक्टर ने मृत साबित कर दिया। तो उन्होंने मतलब कोई ट्रीटमेंट वगैरह कोई नहीं दिया क्या? उन्होंने कहा कि अभी जो उन्होंने मना ही कर दिया बिल्कुल, दिल पे अटैक हुआ। अच्छा, मोबाइल उन्होंने कहा कि मोबाइल के कारण दिल पे अटैक हुआ है इसका? जी। अच्छा, फिर तो घर पे ले आए? जी, घर पे ले आए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना मोबाइल एक आज के टाइम में इतना अभिशाप खतरनाक बन चुका है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से कहना भी चाहूँगा, पेरेंट्स से कहना चाहूँगा और बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि ये दिल पे और दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। देखते रहिए आगाज टाइम। थैंक यू। खबर प्रतापगढ़ से ही, जहां अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर सरकारी जमीन पर कर रहे थे निर्माण। बुलडोजर से अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। पुलिस व राजस्व टीम रही मौके पर मौजूद। महेशगंज थाना के डीह बलई गांव का मामला।
कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के टिकवापुर गांव में अवैध संबंधों के चलते एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। प्रेमी ने महिला की हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को जमीन में दफन कर दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जमीन खोदकर महिला का कंकाल बरामद कर लिया। शादी समारोह में न पहुंचने पर हुआ शक। मृतक रेशमा 45 वर्षीय अपने पति की मौत के बाद गाँव के ही गोरेलाल के साथ रह रही थी। उसके पति की मौत हो गई थी और साथ ही घटना का खुलासा तब हुआ जब 29 नवंबर को परिवार के एक शादी समारोह में रेशमा शामिल नहीं हुई। उसके बेटे बबलू को मां के गायब होने पर शक हुआ। जब उसने गोरेलाल से पूछताछ की तो उसने संदिग्ध जवाब देते हुए कहा कि अब रेशमा वापस नहीं आएगी और साथ ही पुलिसिया पूछताछ में प्रेमी ने उगला सच। बेटे की लिखित शिकायत पर हरकत में आई सजेती पुलिस ने जब गोरेलाल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि उसने रेशमा को मारकर शव को जमीन में दफना दिया है। कंकाल बरामद हुआ है, फॉरेंसिक जांच जारी है। आपको बता दें एसीपी कृष्णकांत यादव और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में देर रात खुदाई की गई जहां से महिला का कंकाल बरामद हुआ है। पुलिस ने अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का बयान भी सामने आया। एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के सटीक कारणों और समय का पता लगाने की पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये ग्राम टिकवापुर है, थाना सजेती का एक गांव है। वहां के रहने वाले बबलू पुत्र राम बाबू ने एक प्रार्थना पत्र थाने पर आकर के दिया कि उनकी मां रेशमा देवी मिसिंग है और उन्होंने आशंका जताई कि गांव के गोरे और सुरेश और मुन्नू ने उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल विवेचना अपनी प्रारंभ की और जो आरोपित था उसको थाने पे लाया गया और उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो गोरे ने इस घटना को स्वीकार किया। उसके द्वारा ये बताया गया कि 3 वर्ष पूर्व महिला का जो पति था उसका देहांत हो गया था और रिश्ते में इस महिला का देवर लगता है। बाद में ये महिला गोरे के साथ रहने लगी थी और बीच में पिछले वर्ष अप्रैल के माह में ये लोग गेहूं कटाई के लिए इटावा गए थे और वहां से लौट करके फिर ये लोग गांव के बाहर एक नलकूप पे रहने लगे थे। बीच में जब महिला नहीं दिख रही थी तो इनके परिजनों को आशंका हुई। फिर बीच में एक शादी में जब महिला नहीं पहुंची गोरे के साथ तो इन लोगों ने उससे पूछा रेशमा के बारे में, तो उसने शराब के नशे में बताया कि रेशमा कभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से उनके परिजनों का शक और गहरा हुआ। फिर इसमें पुलिस ने बहुत तत्परता पूर्वक और गहराई के साथ विवेचना की है और अभियुक्त की निशानदेही पर जहां उसने रेशमा को मार करके जिस जमीन में उसको गाड़ा था वहां पर उसकी खुदाई करके नियमानुसार और वहां पर कंकाल को बरामद किया है। उसकी कुछ ज्वेलरीज और उसके कुछ कपड़े जिनके माध्यम से परिजनों ने उसके शव की पहचान की है। शव को इसमें कंकाल को पोस्टमार्टम एवं डीएनए टेस्ट हेतु भेजा गया है और इसमें जो भी वैज्ञानिक ढंग से जो भी विवेचना करनी है वो सारी चीजें हम करेंगे। इसमें फिलहाल अभियुक्त ने चूंकि घटना को स्वीकार किया है, इस आधार पे अभियुक्त गोरे और सुरेश को हिरासत में लिया गया है और उनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। भैया ये हत्या कब की गई थी, कब उसने महिला की हत्या की? ये लगभग अप्रैल माह में उसने के द्वारा बताया गया कि अप्रैल माह में उसने इसकी हत्या की थी और अपने कुछ सहयोगियों के साथ उसके शव को जमीन में वहां खेत में गाड़ दिया था और तब से ये इस महिला का कुछ अता पता नहीं था। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से इस संपूर्ण केस का अनावरण थानाध्यक्ष सजेती और एसीपी घाटमपुर की टीम के द्वारा किया गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, अन्य लोगों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें शेष अभियुक्त मुन्नू अभी शेष है, उसकी भी तत्काल शीघ्र ही गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा।
खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में अपराध की खौफनाक तस्वीर लगातार सामने आ रही है। बीते 2 दिनों के भीतर रिश्तों को शर्मसार करने वाली 2 सनसनीखेज हत्याओं ने पूरे जिले में दहशत फैला दी है। कहीं बेटा बना मां का कातिल तो कहीं पति ने पत्नी को फावड़े से मौत के घाट उतार दिया है। इन घटनाओं ने न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले मामले की बात करें तो पाकबड़ा उमरी गांव को 2 दिन पहले पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के सिर पर डंडे से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। मां बेटे के पवित्र रिश्ते का ऐसा अंत देख ग्रामीण स्तब्ध रह गए। दूसरा मामला कटघर थाना क्षेत्र का है। गांव देवीपुर अब ताजा और उससे भी ज्यादा खूनी संघर्ष वाला है। वारदात कटघर थाना क्षेत्र से सामने आई है। गांव में पति ने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे का फावड़ा मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वारदात इतनी भयावह थी कि खबर फैलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों में दुबक गए। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। आरोपी पति ने अपना आपा खोते हुए भारी लोहे के फावड़े से पत्नी पर जानलेवा वार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस प्रशासन में मचा घटना की सूचना मिलते ही सीओ वरुण, कटघर थाना प्रभारी विनोद कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल को घेर कर बारीकी से जांच की गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही आरोपी फरार है और साथ ही उसकी तलाश जारी है। आपको बता दें, अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौका पाकर फरार हो गया है। इस मामले में कटघर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, आज गांव देवापुर जो थाना कटघर में है, वहां पर 5 बजे शाम में एक आपसी घरेलू विवाद में राजू सैनी नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के ऊपर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोटें आई, उनकी मौत हो गई है। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोग वहां मौके पर पहुंचे और जो हमलावर था, जो पति जिसका नाम राजू सैनी है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें जो मृतका है उसकी डॉटर की तरफ से तहरीर आई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी इसमें जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।